हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 जो है आपकी, उसका होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जन पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, तो जन पोषण और स्वास्थ्य आखिरकार होता क्या है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और आपका लोहा तत्व से कौन सी बीमारी हो सकती है, वो किस तरीके से लाभकारी होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। साथ ही साथ आप इस चैप्टर में 2 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, मरासमस और क्वाशियोकर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड नंबर स्कोरिंग है। आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और फिर आप अपने शब्दों में भी इसे बनाकर लिख सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 जो है अभी तक नहीं देखा है होम साइंस का, तो आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जन पोषण या फिर जन स्वास्थ्य आखिरकार होता क्या है। तो चलिए जन पोषण और जन स्वास्थ्य को मिलाते हैं तो बनेगा क्या, पहले हम ये देखते हैं। जन यानी कि लोग, जितनी भी जनता है यानी कि लोग है। ठीक है, स्वास्थ्य यानी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और पोषण यानी कि उनके अंदर जो पोषण की कमी है या अधिकता है वो क्यों है, उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो जन पोषण स्वास्थ्य का लक्ष्य है अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। अब देखिए, जो पोषण होता है, पोषण को हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व हैं या फिर उसके आहार में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के आहार में कम मात्रा में पोषण है तो उसे हम अल्प पोषण की श्रेणी में डाल देंगे, और अगर किसी व्यक्ति की आहार में ज़्यादा पोषण है तो उसे हम क्या करेंगे, अति पोषण की श्रेणी में डाल देंगे। अब इसी से निकल के आता है एक शब्द कुपोषण। क्या निकल के आता है? कुपोषण। अब देखो, कुपोषण का अर्थ खाली कम पोषण वाला नहीं होता है। कुपोषण का अर्थ होता है जिसका जो पोषण है वो बैलेंस ना हो, यानी कि वो बुरा पोषण लेता हो। जैसे कि चाहे तो वो कम ले रहा है चाहे वो ज़्यादा ले रहा है, दोनों ही किसके अंदर आएंगे? कुपोषण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि कुपोषण जो है वो खाली वही होता है जिसमें जो व्यक्ति के आहार में क्या है, जिसमें कम पौष्टिक तत्व हैं, उसी को हम कुपोषण कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के आहार में ज़्यादा पोषण तत्व हैं तो उनको भी हम कुपोषण की श्रेणी में डाल देंगे, क्योंकि इस वजह से वो अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब कुपोषण को दूर करने का महत्व, कुपोषण के कारण हमें कुपोषण के इस क्षेत्र के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ इंडिया के बारे में, यानी कि अपने देश के बारे में, भारत के बारे में, जिसमें हम रह रहे हैं। तो जो भारत है हमारा, इसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर बहुत कम पोषण मिलता है, यानी कि उनके अंदर बहुत कम मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्भधारिणी महिला यानी कि जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसने सही मात्रा में जो आहार है, जो पौष्टिक तत्व है, उनका सेवन नहीं किया। ठीक है, कारण पता चल गया। अब भारत में जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें से लगभग 1/3 बच्चे क्या हैं, 1/3 बच्चे कम जन्म भार के होते हैं। अब कम जन्म भार होता क्या है? कम जन्म भार का अर्थ है कि जन्म के समय उनका भार जो है वो सही ना हो, कम हो, क्योंकि एक वेट जो है ना उसको हमने निश्चित कर लिया है कि ये वेट होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो क्या होगा, बच्चा अस्वस्थ है, या फिर इससे ज़्यादा होगा तो भी बच्चा अस्वस्थ है। ज़्यादा भले ही आधा किलो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर 4 किलो वज़न है तो वो उसके लिए ख़राब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो स्वस्थ भार होता है एक जन्म लेने वाले बच्चे का, वो कितना होता है? तो वो होता है 2.5 kg, यानी कि 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम का बच्चा अगर पैदा हुआ है इसका मतलब वो स्वस्थ है। यदि 2.5 किलोग्राम से वो कम किलोग्राम का पैदा हुआ है, उसके अंदर कम वज़न है, इसका अर्थ है कि वो अस्वस्थ है, कुपोषित है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये बात जानने में बहुत ही बुरा लगेगा कि हमारे भारत में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से 1/3 बच्चे जो हैं, 1/3 बच्चे जो हैं उनके अंदर कम भार पाता है।
ठीक है, सभी के अंदर पर्याप्त मात्रा में वेट जो है वो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक। सामाजिक क्या है? सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदन पाया जाता है। जो सामाजिक और आर्थिक तौर से पिछड़े हुए परिवार होते हैं उनकी जो उनमें जो शिशु जन्म लेता है उसके अंदर भी वृद्धि जो है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? सामाजिक यानी कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिस परिवार में वो रह रहा है उसके आसपास का पर्यावरण परिवेश अच्छा नहीं है। ठीक है, आर्थिक आर्थिक यानी कि पैसे से जोड़ेंगे, इसका मतलब परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस वजह से क्या होगा, वो अपने बच्चे को सही मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं खिला पाएंगे और वो अस्वस्थ हो जाएगा और उसकी वृद्धि पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद है बच्चों और प्रौढ़ों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है वो किस में पाई जाती है? बच्चों में और प्रौढ़ों में। प्रौढ़ क्या होते हैं अभी बताती हूँ। आप जिस एज में हैं वो है किशोर अवस्था। प्रौढ़ क्या होती है? 18 वर्ष से आगे वाली उम्र, यानी कि 18 से चलती जाए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। लेकिन 60 के बाद और 60 जो एज होती है वो हमारे वृद्ध अवस्था के अंदर आ जाती हैं। तो ये कुछ स्टेजेस जो हैं वो बांटी गई हैं। अब देखते हैं कुपोषण का कुप्रभाव किस तरीके से होता है, यानी कि बुरा प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो यदि इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ये सब मिलकर जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। अगर हम कुपोषण को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर संज्ञानात्मक रूप से क्या हो सकता है, संज्ञानात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि शारीरिक रूप से, जैसे कि उसके अंदर शारीरिक रूप से यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को कर ना पाए, जैसे कि चाहे तो उसके जो हाथ पैर हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। मानसिक रूप से देखा जाए तो उसका माइंड जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। जिस एज में वो है उस एज के बच्चे जो काम कर रहे हैं वो उससे पीछे चलेगा, वो हो जाता है मानसिक। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव यानी कि उसकी थिंकिंग जो है वो रुक जाएगी उस टाइम पे, उसके सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये कुपोषण जो है ये इन सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है, जिससे कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या होगा, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी, यानी कि जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में अतिपोषण की समस्या के कारण। अतिपोषण यानी कि पोषण जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो आहार में ज़्यादा हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि उनका सेवन ज़्यादा किया गया है। ठीक है, आहारी पद्धतियों और जीवन शैली में बदलाव आता है, इसके कारण लोग अल्प श्रम करने लगे हैं। यानी कि आप सभी ने देखा होगा जो अतिपोषण होता है उसका शिकार होते हैं मोटापे वाले लोग, यानी कि जो मोटे लोग होते हैं वो एक पौष्टिक तत्व को ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कैल्शियम को ज़्यादा सेवन कर लेता है, कोई लोहा तत्व का कर लेता है, तो कोई कार्बोहाइड्रेट का कर लेता है, कोई वसा का कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है, मोटापा जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अब जब लोग मोटे होंगे तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अब लोग क्या करने लगे हैं, अल्प श्रम यानी कि कम मेहनत करने लगे हैं, यातायात के दूरगामी साधनों पर निर्भर रहते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हमें बाज़ार तक जाना है उसके लिए भी हम साइकिल का यूज़ करते हैं या फिर हम स्कूटी का यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग कार का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं लोग, उनसे ज़्यादा देर तक चला नहीं जाता, इसीलिए वो थोड़ी सी दूरी का भी जो उन्हें अपनी थोड़ी सी दूरी में जाना होता है उसके लिए भी वो इन व्हीकल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब है। उसके बाद है कम पैदल चलते हैं, घर के बाहर की शारीरिक गतिविधियों में कम कार्य करने में अपनी रुचि रखते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, ये पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह और आपके चाउमीन वगैरह जो भी फास्ट फूड होते हैं उनको ज़्यादा खाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसके बाद है अतिपोषण के कुप्रभाव। तो अतिपोषण अवांछनीय
या फिर अनुचित भार में वृद्धि होती है। उच्च रक्तचाप हो सकता है अतिपोषण के कारण। जो मोटापा है उसके कारण क्या होता है, आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, वो होना शुरू हो जाता है। मधुमेह हो सकता है, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर हो सकता है, गठिया हो सकता है, जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है, वित्तीय बोझ हो सकता है, ठीक। उसके बाद है पोषण की समस्या के कारक। पोषण की समस्या के कारक क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति जो है वो अल्प पोषण से ग्रस्त है तो उसके क्या कारण निकलते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण होता है गरीबी। गरीबी का अर्थ यानी कि उनकी जो वित्तीय आय है वो सही नहीं है, ठीक है। जो उनका आर्थिक रूप से वो क्या है, वो किसी दूसरे पर निर्भर है, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो क्या होता है, उनके अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि वो खाने पीने में भी अपना क्या करेंगे, पैसों को बचाएंगे, ठीक है। अगर पैसे नहीं हैं तो हम अच्छी और स्वस्थ साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से भी अल्प पोषण से ग्रस्त हो जाएंगे। शौचालय की कम सुविधाएं होती हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, सरकारी नीतियां होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर सुविधाओं तक न पहुंच पाना, ठीक है। ये जो आपके हॉस्पिटल्स हैं इनमें आप नहीं पहुंच पाते हैं, मान लीजिए आपकी पहुंच ज़्यादा नहीं है या फिर बहुत दूर दूर तक लगना पड़ता है, लाइन इतनी होती है, किसी के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो नहीं लग पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं आपकी, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिक्कत हो रही है। कृषि नीति हो गई आपकी आज कल की जो है, जिसमें कि कितने सारी चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे कि कृषि नीति से अगर बात करी जाए तो कृषि यानी कि खेती करते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमने खेती की, जिस फसल को हमने उगाया, अगर उसके साथ कोई अन्य फसल उग गई, मान लीजिए अपने आप से कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो उग गया है, उसे हम काटने की बजाय क्या करते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स का छिड़काव कर देते हैं, रसायनों का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वो पेड़ पौधे तो मर जाते हैं, लेकिन जो हमने रसायनों का, केमिकल्स का छिड़काव किया है वो हमारी के ऊपर भी आता है और उनका सेवन हम करते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। पानी अच्छा नहीं हो, इस वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। पोषण संबंधी समस्याएं क्या हैं, सबसे पहली आपकी समस्या है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, PEM। ये PEM आखिरकार होता क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे कि एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है, मरासमस। मरासमस में क्या होता है, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली अल्प पोषण मरासमस कहलाता है। अब मरासमस को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हूँ। मरासमस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि अधिकतर बच्चों के अंदर पाई जाती है। कम से कम जन्म से 15 महीने तक के बच्चों के अंदर मरासमस बीमारी, जो मरासमस रोग जो है वो पाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, बच्चा सूख कर कांटा बन जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं, ठीक है, उसका चेहरा बहुत भद्दा हो जाता है, बूढ़ों जैसा उसका चेहरा हो जाता है, झुर्री आ जाती है उसके चेहरों पर, ठीक है। तो ये होता है मरासमस। ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। उसके बाद है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर क्या है, प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्वाशियोकर कहते हैं। तो क्वाशियोकर आखिरकार होता क्या है, क्वाशियोकर भी बच्चों के अंदर ही बीमारी पाई जाती है, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के अंदर अधिकतर पाई जाती है, यानी कि 5 साल तक के बच्चों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, क्वाशियोकर। जिसमें कि क्या होता है, बच्चा है उसके जो हाथ पैर हैं वो तो पतले होते हैं, लेकिन उसका जो पेट है वो फूल कर बड़ा हो जाता है, एकदम गुब्बारे जैसा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल गोल मटोल, जस्ट लाइक अ बॉल, गेंद की तरह हो जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कोई अच्छी बात नहीं है क्वाशियोकर बीमारी होना। इससे बच्चे को ना तो भूख लगती है, ठीक, और ना ही उसे कुछ भी चीज़ भाती है, रोता रहता है वो, उसका चेहरा जो है वो चांद की तरह गोल नज़र आता है, लेकिन क्या होता है, उसके अंदर
जो खाने पीने की कमी है, पौष्टिक तत्वों की कमी है, वो हो जाती है, जिसकी वजह से क्वाशियोकर जो है वो हो जाता है। अब क्वाशियोकर आखिरकार होता क्या है? ये जल ज्वाम की स्थिति होती है, यानी कि इसमें जो जल है वो जम जाता है पेट में और वो फूल कर बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब क्वाशियोकर की आपको पिक्चर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, ये है मरासमस और ये है क्वाशियोकर। जो मरासमस है उसमें बच्चा बिल्कुल सूख कर काटा हो चुका है, आपकी बुक में होगा। और क्वाशियोकर जो बीमारी होती है उसमें बच्चे का जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और उसके हाथ पैर जो हैं वो दुबले पतले रहते हैं। अब बात करते हैं और आगे की जो हमें पढ़ने हैं। क्वाशियोकर और मरासमस तो हो गया, उसके बाद लोहा तत्व की कमी से अरक्तता। अरक्तता क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जब रक्त का थप्पा जमना बंद हो जाए उसे कहते हैं एनीमिया। जैसे कि बचपन में आपको कभी चोट लगी होगी, खून निकला होगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो खून क्या है वो जमकर रेड रेड एक लेयर उसके ऊपर आ गई होगी। ठीक है, एक परत आ गई होगी रेड कलर की, ब्राउन कलर की, वो आपका रक्त का थक्का होता है। लेकिन जब अरक्तता हो जाता है, यानी कि जब लोहा तत्व की कमी हो जाती है, तो लोहा तत्व की कमी से क्या होता है, जो आपका रक्त का थप्पा है वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यह है विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कमी लोहा तत्व की किसके अंदर पाई जाती है? महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, किशोरियों के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया गर्भधारण करने वाली कम आयु की महिला के अंदर, किशोर बालिकाएं के अंदर हो गया, और गर्भवती महिला के अंदर, विद्यालय आयु में बच्चों के अंदर हो जाता है। तो जो अरक्तता है, अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर पाया जाता है, जिससे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का बनना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन का बनना जब कम हो गया तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिससे कि अरक्तता के साथ साथ काफ़ी दूसरी बीमारियां भी हो जाएंगी, जैसे कि कमज़ोरी होने लगेगी और भी थकावट होने लगेगी, किसी कार्य को करने में हमारा मन नहीं करेगा। उसके बाद अरक्तता के संकेत या फिर लक्षण, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका जीभ में पीलापन, यानी कि जीभ जो है वो पीली नज़र आए। दूसरा है नख परतों में पीलापन, यानी कि जो आपके नाखून होते हैं, ठीक है, नेल्स जो आपके होते हैं वो भी पीले पीले दिखाई देने लगे। कोमल तालु में पीलापन, ध्यान केंद्रित न होना, श्रवण शक्ति में प्रभाव, यानी कि जो आपका याद करने की जो शक्ति है आप सभी के पास उसमें क्या हो, उसमें कमी आ जाए। एकाग्र रह पाने की अवधि में प्रभाव या फिर कमी, यानी कि आप एक तरफ कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। ठीक है, सामान्य पीलापन हो जाना। नेत्र जो है उसमें क्या हो, उसमें श्लेष्मा हो जाना। उसके बाद है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी या फिर कहें तो विटामिन ए की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी आखिरकार होती क्या है बताती हूँ। रतौंधी जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि व्यक्ति को अंधेरा होते ही, यानी कि शाम होते ही उसे नज़र आना बंद हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, विटामिन ए की कमी का तो एक कारण है बड़ा। दूसरा कारण क्या है? सुबह के टाइम में हमारे आसपास चारों तरफ रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, लाइट्स की रोशनी, लेकिन जैसे ही शाम होती है सूरज ढल जाता है। सूरज के ढलने के बाद उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, यानी कि रात को उसे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये तो हो गई आपकी रतौंधी, विटामिन ए के कारण उसकी कमी से। रतौंधी के साथ साथ अंधापन भी हो सकता है, यानी कि ब्लाइंड भी हो सकता है व्यक्ति, अंधा भी हो सकता है अगर विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाए तो। ठीक, तो आवश्यकता क्या है इसकी? स्वास्थ्य उपकला। स्वस्थ उपकला क्या होती है? यानी कि जो आपकी त्वचा है, जो आपकी स्किन है वो अच्छी रहेगी। सामान्य दृष्टि, यानी कि आपकी जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है आपकी वो सही रहेगी। सही तौर पर आपकी वृद्धि होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपके अंदर विकसित रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो ये होती है विटामिन ए की आवश्यकता। अब इसकी कमी पड़ते हैं तो कमी क्या है? रतौंधी, पूर्ण अंधता, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक कम हो जाना, यानी कि अगर कोई ऐसी बीमारी फैल गई है, जैसे कि कोविड-19 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो फैली थी, उस टाइम पे अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई होगी, यानी कि वो
कोविड-19 की जो कीटाणु हैं उनसे लड़ने की क्षमता उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कम हो जाएगी। शरीर की वृद्धि में भी ये काफ़ी प्रभाव डालता है। अब है आयोडीन। आयोडीन हीन विकार। आयोडीन जो है अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या बीमारी होती है? थायराइड। थायराइड जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी के बाद होती है। ठीक है। सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भारत के राज्य में जहां आयोडीन हीनता विकार पाए जाते हैं, हिमाचल क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक। देखिए ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये पाए जाते हैं। जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और महाराष्ट्र, इन सभी जगह पर क्या होता है, इन सभी जगह पर आपके जो आयोडीन है उसकी कमी होती है। अब अरक्तता आप देख सकते हैं, इसमें पीलापन हो गया है पूरे चेहरे पर। रतौंधी आपको दिख रही होगी कुछ इस तरीके की। और गलगड़। गलगड़ रोग जो है वो किस वजह से होता है? गोइटर, जिसे घेंगा बोलते हैं, गलगड़ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में घेंगा होता है, गलगड़ होता है और गोइटर इंग्लिश में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की जो गर्दन है, जो उसका गला है, वो मोटा हो जाता है, सूजकर फूल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी ऐसी अवस्था है जो आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब आयोडीन की कमी जो है ऐसी होती है जो कि हमारे जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है उससे लेकर और उसकी प्रौढ़ अवस्था तक उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि आयोडीन की कमी एक गर्भवती महिला के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो गलगड़ रोग हो जाएगा और आपका थायराइड जो है वो हो जाएगा। अब आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है जिसका श्लेषण थायराइड ग्रंथ होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ बढ़ जाती है और यह गलगड़ कहलाता है, यानी कि गोइटर जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद गर्भ अवस्था में आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे कि बच्चे का भी विकास बहुत मंदी गति से चलता है। पोषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुपोषण का तरीके से बोले तो। और ये आपकी उसके बाद है वर्ष 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति अपनाई NNP, जिसे महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया। NNP कुपोषण की बहुआयामी समस्या को कम करने और लोगों के लिए इष्टतम स्थिति प्राप्त करने की व्यापक समेकित और अंतर क्षेत्रीय नीति है, जिसका समर्थन 2 योजनाओं ने किया है। देखिए वर्ष 1993 में जो भारत सरकार है उसने एक नीति अपनाई, राष्ट्रीय नीति अपनाई, क्या? NNP, जो कि महिलाओं और बाल विकास के लिए थी, यानी कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, क्योंकि बच्चों और महिलाओं में ही कुपोषण जो है वो ज़्यादा देखा गया, यानी कि अल्प पोषण जो है वो ज़्यादा देखा गया है। इसीलिए उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए नीति अपनाई गई। इसमें 2 योजनाएं आपको दिख रही होंगी, अल्प अवधि हस्तक्षेप और लंबी अवधि योजनाएं। तो अल्प अवधि पढ़ें पहले, क्या है इसमें? बाल विकास सेवाएं 0 से 6 वर्ष आयु समूह के लिए संवेदनशील बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए भी है, यानी कि जो दूध पिलाती हैं बच्चे को। आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टि करने, यानी कि नमक का आयोडीन द्वारा प्रबलीकरण किया गया है। जो नमक है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा को बढ़ाया गया है। अब टीवी में एड्स आते हैं ना कि हमारे जो नमक है उसमें है आयोडीन की मात्रा है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, जिससे कि आयोडीन की कमी नहीं होगी तो उसे जो लोग हैं सब खरीदना पसंद करेंगे। इसी तरीके से भारत सरकार ने भी नमक में आयोडीन जो है उसे मिलवाया है, और जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके अंदर आयोडीन की कमी ना हो। महिलाओं के सहयोग से देशी और स्थानीय कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन कराने, उन्हें लोकप्रिय बनाना है। अब इसमें जो पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ है उनको क्या करना है, उनका उत्पादन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें पूरे देश भर में फैलाना है कि आप सभी को भी ऐसा ही खाना जो है वो खाना चाहिए। अब संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी होती है, जैसे कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं में, और या फिर दूध पिलाने वाली माताओं में लोहा तत्व की हो गई, विटामिन A की हो गई, फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड की हो गई, और आयोडीन की हो गई। ठीक है, तो इन्हें भी दूर करना है। उसके बाद लंबी अवधि वाली योजनाएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, भोजन उपलब्धता
में सुधार करना, यानी कि जो गरीब परिवार की महिलाएं और बच्चे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं उनको उपलब्ध करवाना। ठीक, दूसरा है पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, आहार पद्धतियों में सुधारना। यानी कि अब एक और चीज़ की गई है कि जो पोषण तत्वों से युक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कि पौष्टिक तत्व हैं, उनको उपलब्ध करवाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनवाना, उनका उत्पादन करवाना। उसके बाद ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी कम करना सबसे बड़ी चीज़ की, जैसे कि रोज़गार जो है, रोज़गार की योजना चलाई। रोज़गार वाली योजना आप सभी को पता होगी 2005 में चली थी, रोज़गार गारंटी वाली योजना, जिसमें कि क्या था कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, चाहे उसे 100 दिन के लिए मिले। 100 दिन का रोज़गार हर व्यक्ति को मिलेगा, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। और उसके बाद उसका नाम क्या है, जो बेरोज़गारी भत्ता है उसमें चढ़ जाएगा अगर उसे 100 दिन के बाद रोज़गार नहीं मिल रहा है तो, और फिर उसे सरकार जो है पैसे देंगी। उसके बाद है आपका भूमि सुधार लागू करना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यानी कि हॉस्पिटल्स बनवाने, सरकारी अस्पताल बनवाने। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उसकी अच्छे से जांच परख करना, उसे रोकना। और साथ ही साथ मीडिया को भी अपने आप में सम्मिलित करना। अब जब मीडिया होगी तभी तो जो इन नीति है इनका प्रचार प्रसार हो सकेगा, जिससे कि जो भी लोग हैं वो इन्हें फॉलो करेंगे। उसके बाद है कार्य नीतियाँ, जिसकी आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, जिसमें कि आपके आ जाते हैं आहार और भोजन आधारित जो कार्य नीति होती है उसके लाभ क्या हैं, दीर्घ उपयोगी होती हैं, ये लागत प्रभावी होती है इनकी। ठीक है, कम कीमत में अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं, इससे किसी का भी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। और इसे क्या है, अति मात्रा या फिर कम मात्रा में लेने से इसे खतरा नहीं होगा, और विभिन्न संस्कृति और आहारी परंपराओं के लिए अपनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो ये सारी नीतियाँ, ये आपको याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद है उपागम। उपागम क्या है, इसमें है आपकी आहारी विविधता या परिवर्तन, यानी कि आहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसे बहुत बेहतरीन बनाना, उसके अंदर पौष्टिक तत्वों को मिलाना, जिससे कि क्या हो, जिससे कि व्यक्ति के अंदर किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी ना हो। उसके बाद आपका है अल्प पोषण कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप। अब अल्प पोषण यानी कि कम पोषण को कम करने के लिए क्या क्या करना, जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो अच्छे से करना है, पोषण पूरक, जिसमें कि आपका डॉक्टरी उपचार की रोकथाम, यानी कि गलत जो डॉक्टर से दवाई लेते हैं उसको रोकना। ठीक है, और समयबद्ध तरीके से अपना खाना पीना खाना, अच्छे से सभी को खाना पीना उपलब्ध हो। हानियाँ इसकी क्या हैं, दूसरे उपायों से अधिक महंगी हैं ये, जितने दूसरे उपाय हैं उससे अधिक क्या है, महंगी हैं। कार्यक्षेत्र की समिति लक्ष्य है। और पुष्टिकरण आपका है, भोजन को पोषकों द्वारा पुष्ट करना। पुष्टिकरण क्या होता है, जो आपके भोजन है उसको पोषकों द्वारा पुष्ट करना, यानी कि जो पौष्टिक तत्व हैं वो उनके अंदर मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत अधिक प्रभावी होता है, ये दीर्घ उपयोगी होता है, लंबे समय तक हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। रोकथाम करनी चाहिए हमें किसकी, सार्वभौमिक या फिर सभी के लिए, सभी के लिए है ये, केवल एक के लिए नहीं है। इसकी हानियाँ क्या हैं, इसकी हानियाँ खाद्य उद्योग की भागीदारी की आवश्यकता होती है, और पोषण और पोषकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना नहीं करता है किस तरीके से। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। आहार विविधता आपकी हो गई इसमें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इसमें जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब बात करते हैं मेन आपका क्या है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, यानी कि हॉस्पिटल्स के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कि छोटे स्तर पर होता है। छोटे स्तर पर कैसे, छोटे स्तर पर यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो वो आसपास के डॉक्टर से जो दवाई लेके आते हैं वो आपके प्राथमिक स्तर के अंदर आते हैं। द्वितीयक स्तर क्या होता है, थोड़ी सी जटिल बीमारी हो जाए उसके लिए अस्पतालों में जाना, वो आपका हो जाता है द्वितीय जो स्तर है वो। और तृतीय स्तर क्या है, होता है आपका, इसमें आपको अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ सकता है, जिसकी कैंसर वगैरह अगर किसी व्यक्ति को है तो वो तृतीय क्षेत्र के अंदर जाएगा। उसके बाद है आपके बड़े हॉस्पिटल्स, फॉर एग्जांपल्स आपके एम्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद है पोषण विशेषज्ञ का कार्य, क्षेत्र या फिर सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं, अगर हमें इनकी जानकारी होंगी तो ये चीज़ हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। आप अस्पतालों में काम कर सकते हैं, ठीक है, शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी जो नीतियाँ हैं उनमें क्या है सलाहकार का कार्य कर सकते हैं, सरकार के कामों में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका सामुदायिक पोषण संबंधी स्वयंसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि WHO आपका हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसके बाद आपका जन पोषण, कुपोषण, समुदाय आभार, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं बोनापन। बोनापन क्या होता है? बोनापन तब होता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप क्या है, उपयुक्त नहीं है। यानी कि व्यक्ति की आयु अगर 15 वर्ष की है और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 वर्ष के बच्चे जितनी आयु की है, इसका मतलब वो बोनेपन के रोग से ग्रस्त है। उसके बाद है क्षयकारी। क्षयकारी क्या होता है आपका? क्षयकारी भी देखते हैं, जब व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता उसे क्षयकारी कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई ज़्यादा है और उसका भार कम है, इसका मतलब वो क्षयकारी के अंदर आता है। छिपी हुई भूख क्या होती है? सूक्ष्म पोषकहीनता की लिए छिपी भूख जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके लोहा तत्व। छिपी भूख का प्रयोग किसके लिए? छिपी हुई भूख जो है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर आपके आयरन आ जाता है, लोहा तत्व, विटामिन ए, आपका फॉलिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरीके की इनकी कमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे भी देख सकते हैं। जन पोषण, परिवेश का कार्य क्या होता है, समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण नीतियों और योजनाओं को बनाना और उन्हें लागू करना, उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना कि कैसा प्रभाव पड़ रहा है कार्य नीति का, ठीक है, समस्याएं पैदा ना होने देना। तो आई थिंक आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको 2022 से 23 का सिलेबस देखना है क्लास 12 का, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाके उसे चेक करें। प्लस में टेलीग्राम ग्रुप यूनिक क्लासेस के नाम से है हमारा, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।